स्वागत है आप सभी का विद्याकुल के यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम अभी क्लास 10 सीबीएसई के मैथमेटिक्स के सेशन चला रहे हैं और उसमें हमने ट्राइगोनोमेट्री के कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाया था। ठीक है। और उसके बाद बारी आती है हाइट एंड डिस्टेंस की। तो आज ये हाइट एंड डिस्टेंस का पहला लेक्चर होगा जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक्स के बारे में। उसके बाद हम एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज के सवाल और फिर प्रीवियस ईयर के कुछ सवालों के साथ आपको पूरा का पूरा लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो आज है पहला दिन हाइट एंड डिस्टेंस का। मेरे ख्याल से आवाज़ और सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है। तो हम धीरे धीरे आते हैं कॉन्सेप्ट पे, बिना किसी देरी के लेक्चर को शुरू किया जाए। ठीक है। जैसे देखिए, दो चार चीज़ें होती है हमारे लाइफ में। ठीक है ना। पहली चीज़ कि हम अगर आपको देख पा रहे हैं यार, या फिर आप अगर हमें देख पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें आंखों की जरूरत पड़ती है, तो सबको पता है। ठीक है। तो अब आंखों की जरूरत पड़ती है और ये सारा का पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है ना, जितने भी सवाल इसमें हम करेंगे वो सारा आंखों से रिलेटेड होगा। ठीक है। अब ये आंखों से रिलेटेड कैसे होगा, मैं दो चीजें आपको पहले बताना चाहूंगा। एक होता है हॉरिजॉन्टल लेवल और दूसरा होता है वर्टिकल लेवल। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल और दूसरा होता है वर्टिकल लेवल। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेवल क्या है? अगर आपने छठी सातवीं आठवीं यानी क्लास 6 7 8 अच्छे से पढ़ा होगा तो इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। तो मैं एक मिनट बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं अभी कहीं पे खड़ा हूँ तो वो हमारा जमीन है। ठीक है ना। तो अर्थ लेवल पे अगर मैं खड़ा हूँ और अर्थ लेवल के पैरेलली अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। बात समझ आ रही है? अगर मैंने कहा यहाँ पे एक ऐसे, जस्ट लाइक एन एक्सिस, अगर मैं एक्स एक्सिस एक बनाता हूं तो ये जो एक्स एक्सिस है ना भैया हमारे लिए, ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। यही समझ आ रही बात? ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। अब मैं बात करूँ ये वर्टिकल क्या होता है। तो एक है पड़ा तो दूसरा होगा खड़ा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे ना याद रखना पड़ेगा। एक है पड़ा तो दूसरा होगा खड़ा। अब ये पड़ा कौन है? तो भैया हॉरिजॉन्टल है पड़ा और वर्टिकल होगा खड़ा। ठीक है ना। तो ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज लॉजिकली आप याद रख सकते हैं। ये जो लाइन होगा वाई एक्सिस जिसे हम कह रहे हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हमने कोई भी लाइन ड्रॉ करा तो वो क्या कहलाएगा? वर्टिकल लेवल कहलाएगा, वर्टिकल लाइन कहलाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बातें सबको समझ में आ गई होगी। मैं बिल्कुल बेसिक से कवर कराता हूँ कोई भी चीज को। ठीक है ना। तो ये जो पहला वीडियो है, मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है ना। मैं लाइव नहीं हुई, लेकिन अगली बार से जो भी एक्सरसाइज के सवाल या फिर एग्जाम्पल के सवाल या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो वहां पे मैं लाइव आकर के ही करवाता हूँ चीजों को। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और वर्टिकल लेवल में आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है। अब मान लो किसी के भी लाइफ में ना दो सिचुएशंस होते हैं। अगर हम किसी चीज को देखना चाहते हैं, तीन कंडीशंस है। एक तो हमारे सामने होगा साफ, बिल्कुल पैरेलल होगा, हमारी आंखों के पैरेलल होगा कोई भी चीज। दूसरा ये है कि हमें नजरें उठा के देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं लाइट को देख रहा हूँ, पंखे को देख रहा हूँ, सेलिंग को देख रहा हूँ, ये सारी चीजें क्या है? हमारी आंखों के लेवल से थोड़ा सा ऊपर। तीसरा, मान लो अगर हमारे साथ कुछ ऑफलाइन के स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, तो मैं उसे ना इस नजरों में देखूंगा, यानी हमारी आंखों के लेवल से थोड़ा सा नीचे है वो। तो तीन कंडीशन, एक तो आंखों के लेवल के पैरेलल होगा, ठीक है, दूसरा आंखों के लेवल से ऊपर होगा, और तीसरा क्या होगा? आंखों के लेवल से नीचे होगा। तो एक होगा व्यूअर और बाकी हम जिस चीज को देखना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अगर मैंने कहा ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ तक मैंने चीजों को छोड़ दिया। अगर मैंने कहा ये एक बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने एक बिल्डिंग बना दिया। ये इमेजिनरी बिल्डिंग है भाई, रहने का कोशिश नहीं। ठीक है। मैंने कहा अगर ये एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग सीधी सी बात है जमीन पे खड़ा होगा। जमीन पे खड़ा होने के लिए हमें करना क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना होगा। उनका हॉरिजॉन्टल लेवल बना लो। बना लिया मैंने जमीन। ठीक है। अब एक बंदा जो है जमीन पे खड़ा है, एक बंदा यहाँ जमीन पे खड़ा है, ऐसे मुस्कुरा रहा है। ठीक है ना। अब ये बंदा है जमीन पे खड़ा है। अब ना इसे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। अब समझ ही रहे होगे क्या दिखाई दे रहा है। मान लो यहाँ पे एक कौवा बैठा है, ठीक है ना, ऐसे कोई बर्ड बैठा है। अब उसे वो देखना चाहता है। तो होता यूं है कि निगाहों से निगाहें मिलती है। ठीक है ना। मान लो ये कौवे का आंख है, ठीक है ना, जो बर्ड है उसके आंख। तो यहाँ से एक लाइन जो आएगा सीधे,
इस मानव शरीर के आंखों से टकराएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं भाई? लाइन ऑफ साइट। हालांकि इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। और जब भी मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूंगा ना, तो इसके आंखों के सामने भी एक लाइन निकल के आएगा ऐसे। ठीक है, अब एक बात बताना, क्या यहाँ पे एक एंगल बना या नहीं बना? ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल लेवल, यहाँ पे बन गया एक एंगल, और इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान रखना, जब भी हम जिस चीज को देखना चाह रहे हैं वो हमारी आंखों के लेवल से थोड़ा ऊपर है या फिर बहुत ज्यादा ऊपर है, डजेंट मैटर, वो चीजें क्या कहलाएगी, वहां पे जो एंगल बन रहा होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बातें सबको समझ में आई होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन ये सवालों में दिए रहते हैं, ठीक है, तो तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है एंगल ऑफ एलिवेशन। सीधा सीधा ये समझना, अगर जो चीज हम देखना चाह रहे हैं वो हमारी आंखों के लेवल से ऊपर है, तो वहां पे एंगल जो बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। बस एक ही कंसेप्ट को याद रखना, ठीक है। ये लाइन ऑफ साइट से हमारा कोई मतलब नहीं है, हॉरिजॉन्टल लेवल से भी हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप सवालों को अच्छे से दो तीन बारी पढ़ते हैं और सवाल को पढ़ने के बाद अगर एक अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं, तो सारे सवाल को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये भी तय है, ठीक है। ये बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको पहला स्टेप जो होता है ना इस चैप्टर का, पहला स्टेप ये है कि आप सवाल को बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद फिर एक सुंदर सा डायग्राम बना लीजिए, तब आप सवाल को आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो एक तो मैंने बता दिया एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा कंडीशन क्या है? अब मान लो के ऊपर कौवा को पकड़ने के लिए ना बंदा यहाँ चला गया बिल्डिंग के टॉप पे। अब ये जब बिल्डिंग के टॉप पे पहुंचा ना, तो पता चला कौवा वहां से उड़ के वापस जमीन पे आ गया, तो जमीन में है। ठीक है, तो मैंने कहा जहां से भी आप देखेंगे वहां से एक लाइन निकलता है आपकी आंखों से। ठीक है, तो एक तो पैरेलल लाइन निकलेगा आपकी आंखों से, जैसा यहाँ पे निकला था, ये वाला जो लाइन है ना, जिसको हमने कहा ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ये तो निकला आंखों के सामने। दूसरा, हम जिस चीज को देखना चाहते हैं वहां निकलता है, तो हम देखना चाह रहे हैं इसको, और ये जमीन है हमारा। ठीक है, अब एंगल जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे, जहां से हम देख रहे हैं वहीं पे एंगल बनेगा, ध्यान रखना। अब मैंने ऊपर से देखना शुरू किया तो एंगल यहाँ पे बनेगा, और इसे कहते क्या है? ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, जहां से हम देखेंगे, जहां से चीजें शुरू होगी, वहीं पे एंगल बनेगा, वहीं पे हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। और ये जो एंगल होगा इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जब भी आदमी ऊपर से नीचे देखता है ना, डिप्रेस फील करता है अपने आप में। ठीक है, तो इस वजह से हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मेरे ख्याल से चीजें समझ में आई होगी तुम्हें। अब कहोगे यहाँ पे एंगल बनेगा तो हम इस चीज को यहाँ पे कैसे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाना पड़ेगा भाई। ट्रायंगल ये बन रहा है ना कि इसके बाहर बन रहा है। ठीक है, तो इनसाइड द ट्रायंगल हमें चलना होता है हमेशा, ना कि आउटसाइड द ट्रायंगल, क्योंकि height and distance is a part of trigonometry. ठीक है, and in trigonometry we have to continue all problems with right angle triangle. ठीक है, तो मैंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल से जब हम कंटिन्यू करेंगे, तो इस वाले एंगल को यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर ये वाला लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन जब होते हैं और एक ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा होता है, क्लास 9वीं में आपको पढ़ाया गया होगा, तो ये एंगल जो होता है इस एंगल के इक्वल हो जाता है। और ये कैसे होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होता है। मेरे ख्याल से चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तीन चार कॉन्सेप्ट हैं बस इस टॉपिक में। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट। अब तुम कहोगे इस वाले फिगर में तो आपने लाइन ऑफ साइट बताया नहीं। मैंने कहा जहां आंख से जिस चीज को हम देख रहे हैं ना, जो लाइन ड्रॉ हो रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ विजन कह लो। बस इतना ही कॉन्सेप्ट। अब एक चीज का और ध्यान रखना है, तुम्हें ट्रायगोनोमेट्री में ना एक टेबल चार्ट पढ़ाया हुआ है, वैल्यू चार्ट। तो वो अगर तुम्हें याद है तब तुम सवाल को करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। मैं अभी क्या करूंगा ना, अपने सिस्टम से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर दूंगा डायरेक्टली आपके स्क्रीन पे, मैं सवालों को यहाँ भी करवा दूंगा। ठीक है, एक बार इसे मिटाते हैं, मैं थोड़ा देर के लिए साइड हो जाता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं आगे इसकी चर्चा करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है ना, यहाँ पे भी आप थीटा कर लेना, क्योंकि एंगल को जनरली हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइगोनोमेट्री में। चलो मैं इसे रेज कर देता हूँ। अब आते हैं हम धीरे धीरे एग्जांपल्स पे।
देखो करना क्या है आपको, कई बार सवालों में तो फिगर दिए रहते हैं, कई बार नहीं दिए रहते हैं, जो नहीं दिया हो तब का मामला थोड़ा गड़बड़ होता है। तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करनी होगी। और ध्यान रखना भाई, चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, 2 से 3 सवाल डेफिनेटली है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही, ठीक है, इस चैप्टर से। और तकरीबन 16 सवाल हैं, 16 और 6 एग्जाम्पल के 22 सवाल हैं टोटल आपके बुक में, ठीक है। तो आप 22 सवालों को इजिली आसानी से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम सवालों पे आते हैं, और जो पहले सवाल की शुरुआत हम करने जा रहे हैं वो होगा हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ठीक है। मैं एक बार यहाँ से शो कर दूं। हाँ जी, आई थिंक चीजें विजिबल होगी। देखो कह रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। रोप का मतलब समझ में आ रहा होगा ना, जब हमारे घर पे कभी काम लगता है तो एक सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, बांध वाली सीढ़ी, समझ में आ रहा है। तो एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी है जिसपे चढ़ना चाह रहा है कौन, सर्कस का आर्टिस्ट। समझ में आएगा। तो ऐसे ही ना एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सवाल को पढ़ने होंगे, फिगर बनाने होंगे, उसके बाद आप काम करेंगे, ठीक है। तो एक 20 मीटर लंबे सीढ़ी पे सर्कस का आर्टिस्ट है जो चढ़ना चाह रहा है आगे, विच इज टाइटली स्टेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। देखो आ गई ना बात वर्टिकल। मैंने कहा वर्टिकल क्या होगा, पोल के बारे में वर्टिकल कहा गया, ये हमारा पहला सवाल। आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे सही है। मैंने कहा ये है हमारा पहला सवाल, ठीक है। और हम बनाने जा रहे हैं अगर इसे, तो हमें पहले एक पोल लगाना होगा जमीन पे। मैंने कहा एक पोल लगा दो, लगा दे भैया पोल जमीन पे। अब बांस को भी लगाना है इसके सहारे, ठीक है ना। तो इसके सहारे हमने बांस की सीढ़ी को ऐसे लगा दिया। और ये बांस की जो सीढ़ी थी ना, इसकी लंबाई दी गई है 20 मीटर। अब देखो जैसे ही हमने इसको बनाया ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। फिर सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, रोप के द्वारा ग्राउंड लेवल पे जो एंगल बना है ये कितने डिग्री का बना है, 30 डिग्री का बना है, ठीक है। तो अब तुमसे पूछा क्या गया, हाइट ऑफ द पोल पूछा गया, ठीक है ना। ये जो पोल है हमारा, हाइट ऑफ द पोल पूछा गया। मैंने कहा इसका नाम रख लो भाई, वर्टिकल वर्टिसेस के ना नाम रख लेते हैं एडी। अब हम सवालों को करेंगे कैसे, मैंने डायग्राम बता दिया, मेरे ख्याल से यहाँ से विजिबल होगा। हाँ, बिल्कुल विजिबल है। चलो ठीक है। मैंने कहा लेट ए बी इज द हाइट ऑफ पोल। देखो फिगर ऑलरेडी इसमें दिया गया है, मैं शो नहीं कर रहा हूँ फिगर को, मैंने अपने से बनाया। ए बी इज द हाइट ऑफ पोल, ठीक है ना। और हमें यही निकालना है। मैंने कहा कैसे करेंगे, तो जो गिवन ट्रायंगल है ना उसी में चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या गिवन है भैया मेरे, लिख लो यहाँ पे, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। ए सी जो है हमारे पास वो कितने मीटर का है, 20 मीटर का है। अगर मैंने कहा ए सी 20 मीटर है, हमें निकालना ये है, और 30 डिग्री एंगल भी दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, निकालना हमें ये साइड है, ये साइड गिवन है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बात समझ आ रही है ना। अब देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में हम कैसे रिलेशन शो करेंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया, आप एक बार ही देखेंगे ना ट्राइगोनोमेट्री का, आई थिंक फर्स्ट वीडियो होगा वो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वो किस वाले में आता है, तो साइन थीटा में आता है और कॉसिक थीटा में आता है। तो मैं ना चीजों को आसानी से करने की कोशिश करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो मैंने कहा साइन थीटा ले लो, अच्छा थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, हमारे लिए काम आसान हो गया। मैंने कहा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वेयर परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइपोटेनस इज ए सी, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू फिगर अगर मैं कहूँ तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, ए बी तो हमें निकालना है भाई, और ए सी गिवन है हमारा 20, ठीक है। अब एक बात बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने कहा था ना टेबल जो वैल्यू चार्ट होता है वो तुम्हें रिमेम्बर रखना होगा हमेशा, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20। मैंने कहा क्या हम इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो भैया बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। ध्यान रखना यूनिट को हमेशा लेकर के चलना, ठीक है।
तो अगर ए बी की वैल्यू 10 मीटर आ गई तो क्या यही आंसर होगा? तो बिल्कुल यही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है हाइट ऑफ द पोल निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेंस हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको सवाल लगाने होंगे हमेशा हमेशा। ठीक है, तो ये था पहला सवाल। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन भी है और आपके स्क्रीन पे इसका सॉल्यूशन भी है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दूसरे सवाल पे चलूंगा। ठीक है ना? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, चले भाई दूसरे सवाल को एक बार चेक करें। ये मैंने करा सवाल को चेंज, और ये सवाल जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है अभी, एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है। हम अभी एग्जाम्पल नहीं कर रहे, आखिरी में एग्जाम्पल को करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारी लाइफ के लिए भी बहुत वो कह सकते हैं। जब मैं 10वीं का एग्जाम दे रहा था तभी ये सवाल पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो मैं अभी बताता हूँ, ये सवाल एक्चुअली मुझे पूरा का पूरा याद है। कि एक पेड़ है, आंधी आने से वो टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि वो जमीन को छूने लग जाता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसका आंसर जो आता है वो 8√3 आता है। तो कभी भी प्रैक्टिस करिए ना, तो इतने अंदाज में करिए कि आपको पूरा का पूरा सवाल याद हो, पूरा का पूरा आंसर याद हो। ठीक है, कोई स्टेप छूटने ना पाए, ध्यान रखें। और कभी भी किसी भी चीज को आप करोगे ना, तो ध्यान रखना कि आपको जो गिवन है वो मेंशन करना है, हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल जब कर रहे हैं तब। और डायग्राम तो बनाना ही है भैया। तो मैंने इसे कर दिया इरेज, और सवाल तो आपके स्क्रीन पे है ही, तब तक आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, जगह तो है हमारे पास। देखो कह रहा है, अ ट्री breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree। ठीक है, एक पेड़ है और आंधी आया और वो टूट गया। ठीक है, देखो बोले पेड़ बहुत कमजोर है। अब पेड़ लगा होगा तो सीधी सी बात है जमीन पे लगा होगा। मैंने जमीन भी बना दिया और पेड़ भी बना दिया। अब मैंने कहा यहाँ से ये पेड़ टूट जाता है और ये वाला जो पार्ट है ना, इस तरीके से ऐसे जमीन पे आ गिरता है। जमीन पे आ गया और कितने डिग्री का एंगल बना दिया? 30 डिग्री का एंगल बनाया। अब एक चीज यहाँ से तुम्हें समझनी होगी, पता है क्या समझनी होगी? अगर ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और ये मैंने कहा सी और ये मैंने कहा डी, तो जितना हमारा बी डी होगा उतना ही हमारा ए बी होगा। ठीक है, तो फिगर के अकॉर्डिंग पहले आपको लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू फिगर। इस तरीके से मेंशन करोगे एग्जाम में तो सवाल मार्क्स बिल्कुल नहीं काटे जाएंगे। जब कहते हो ना आपको मैंने सारे सवाल लगाए थे फिर मार्क्स काट लिए गए, तो उसकी वजह ये होती है। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू फिगर आपको ये मेंशन करना होगा कि ए बी जो है भैया वही है हमारा बी डी। ठीक है ना? और क्या है, अगर मैं टोटल हाइट ऑफ ट्री कहूँ, क्योंकि यही पूछा गया है आपसे, टोटल हाइट ऑफ ट्री अगर मैं कह दूं तो ये है आपका ए बी प्लस बी सी। ठीक है ना? ए बी प्लस बी सी, और जिसे हम कह सकते हैं इज इक्वल टू में ए सी। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा बहुत चमक रहा होगा तो थोड़ा मैनेज कर लेना भाई, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। बीडीसी, ठीक है, एंगल बीडीसी गिवन है और ये है कितना? 30 डिग्री। अब देखो सवालों को करना है, जब सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए ना तो हम इजीली सवाल को लगा सकते। पता है कैसे? हमें क्या क्या निकालना है इस चीज का तो ध्यान रखो। एक चीज और गिवन है, ये जो ग्राउंड को टच कर रहा है ना, टॉप, जो टॉप टूटा था और ग्राउंड को टच करने लगा था, उससे इस ट्री के बॉटम का जो डिस्टेंस है, फुट का जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई मेरे? 8 मीटर दिया हुआ। तो मैंने कहा यहाँ से 8 मीटर पहले मेंशन करो और सी डी इज इक्वल टू 8 मीटर लिख दो। अब देखो चीजों को कैसे करेंगे। मैंने कहा सी डी अगर गिवन है, ये हमें चाहिए, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। समझ आई बात? तो अगर ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हम किस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में चले ताकि हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाए? तो आपको पता होगा tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। ठीक है, तो मैंने कहा नाउ इन ट्रायंगल, मैं यहाँ की वजह
यहाँ लिख रहा हूँ, इसके नीचे एक्चुअली हमें लिखना चाहिए था, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल किसमें चलना है भाई मेरे, बी सी बी में चलना है, तो मैंने कहा बी सी बी में चलो, ठीक है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी, और परपेंडिकुलर जो है ना वो बी सी है, अपॉन बेस तो हमारे पास 8 ऑलरेडी दिया गया है। मैंने कहा tan की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 की, तो ये होगा हमारे पास 1/√3, बी सी तो बी सी रह गया, ठीक है, और ये 8। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, बी सी रूट थ्री इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाल लो, 8/√3। अब आप अगर थोड़े से समझदार होंगे तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि 9वीं क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़ाया गया होगा, ठीक है, इसे ना हम रेशनलाइज कर देते हैं। तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि ना हमें बीसी में कुछ ऐड भी करना है, ए भी ऐड करना है, ठीक है, तो मैं अभी इसे नहीं कर रहा। अब अगर हम इसे अभी नहीं करेंगे तो भैया कब करेंगे, तो ध्यान रहे, अगेन इन ट्रायंगल, ठीक है, किसमें चलेंगे, बी सी डी में चलेंगे। पता है क्यों, क्योंकि अभी हमें चाहिए क्या, बी डी, ठीक है। तो मैंने कहा अगेन इन ट्रायंगल बी सी डी, अब ये क्या हो जाएगा फिर से। अब देखो ये हमारा हाइपोटेनस, हम हाइपोटेनस निकालने जा रहे हैं, बेस है हमारे पास। तो बेस और हाइपोटेनस किस में होता है भाई, कॉस थीटा में होता है, ठीक है ना। मैंने कहा कॉस 30 लिख लो, कॉस 30 इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ठीक है। अब cos 30 अगर b अपॉन एच है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो देखो लॉजिकली चीजों को याद रखोगे तो आप आसानी से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। देखो जितनी साइन 60 की वैल्यू होती है उतनी ही cos 30 की वैल्यू होती है। तो मैंने कहा साइन 60 कितना, √3/2, तो cos 30 भी कितना होगा, √3/2। अच्छा बेस अपॉन हाइट होता है ना ये, बेस क्या भैया 8 है ना, और हाइपोटेनस यहाँ 8 अपॉन हाइपोटेनस को हाइपोटेनस रहने दो। और यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, हाइपोटेनस क्या है भाई, बीडी है ना, मैंने कहा बीडी लिख लो। अब ये क्या हो जाएगा, √3 BD इज इक्वल टू 8 to the 16, ठीक है। अब देखो है क्या कि अगर मैं यहाँ से बीडी की वैल्यू बताऊँ ना, तो ये हो जाएगा 16/√3। यहाँ से आपको बात समझ आ रही होगी। एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो टूटा हुआ पार्ट है वही तो नीचे आया था, ए बी इज इक्वल टू बी डी हो गया, ठीक है। तो अगर मैंने कहा बी डी है 16/√3, ए बी भी कितना हो जाएगा, 16/√3। अब अगर BC है हमारे पास, AB है हमारे पास, तो क्या मैं सवाल को नहीं लगा सकता, तो बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने कहा यहाँ पे लिखो हेंस, एक्चुअली आपको नीचे लिखना है, हमारे पास जगह नहीं है तो हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। टोटल हाइट ऑफ ट्री, और ना मैं इस वाले लेक्चर को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि ना अभी मैं सवालों को प्रेजेंट करने का ये पहला वीडियो बना रहा हूँ, टेक्निकली थोड़ा कम समझो, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो तो मैं एज अ रिकॉर्डिंग कर लिया, अब अगली बार से लाइव आकर के करूंगा तो चीज़ें प्रॉब्लम कम होगी क्योंकि ना कई बार रिकॉर्डिंग टाइम पे ना ब्लर हो जाता है स्क्रीन, तो इस वजह से। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ठीक है ना। और ए बी की वैल्यू कितनी है भैया मेरे, ए बी हमारा 16/√3 और बी सी है 8/√3। मैंने कहा दोनों को एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, 16 प्लस 8 करेंगे 24 आ जाएंगे। अब आप रेशनलाइज कर लो, अदरवाइज यहाँ भी करोगे, यहाँ भी करोगे, फिर यहाँ भी करोगे, तो 3 बार करने से बेहतर है कि हम एक ही बार चीजों को कर लें। तो मैंने कहा √3 24√3 हो गया ये, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 आ जाएगा, 8 3 जा 24। अब फाइनली ये 8√3 मीटर आ गया, ठीक है। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री जो हो जाएगा भाई मेरे, वो कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर। मैंने अभी जस्ट कहा था मैं इस लेक्चर को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूंगा, ये बेसिक एक्चुअली मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं, कैसे हम फिगर ड्रॉ करते हैं, कैसे सवालों को पढ़ना है, ठीक है। पूरा का पूरा टेबल चार्ट आप याद रखिए, और उसके बाद फिर मैं कल से हर रोज मैं कोशिश करूंगा कि 1 1.5 घंटे की लाइव क्लास हो जिसमें हम आपके एग्जाम से पहले सारे चैप्टर्स को कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो भाई ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही।